नमस्कार। आज एक बार फिर हिंदी की तासिका में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि नया साल अच्छे से शुरुआत हुई होगी और भविष्य में अच्छा रहेगा। आज हम आपकी इस हिंदी तासिका में दूसरी इकाई का 9वां पाठ जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं उसका अध्ययन करेंगे, जिसे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा है। यह एक साक्षात्कार है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, जिन्हें तिवारी जी करके संबोधित किया गया है, और अमृतलाल नागर, जिनका उन्होंने साक्षात्कार किया है, उन्हें नागर जी के नाम से संबोधित किया गया है। यह दोनों की आपस में बातचीत है और उसी के बारे में इसमें दिया गया है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं परिचय विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का जन्म 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं फिर भी कुछ रह जाएगा, ये कविता है। अज्ञेय पत्रावली निबंध है। अंतहीन आकाश यात्रा, अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय बन, ये भी यात्रा संस्मरण है। अस्ति और भवती, ये आत्मकथा है। बातचीत, ये साक्षात्कार संग्रह है। इस साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। तो देखें इसको। तिवारी जी प्रश्न करते हैं नागर जी से। कहते हैं, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूं। जिस समय आपने लिखना शुरू किया, उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? तिवारी जी नागर जी से कहते हैं कि आपने जब लिखना शुरू किया, आरंभ काल मतलब शुरू के समय में, वहां आपको ले चलता, अर्थात पीछे ले चलता हूं, और यह जानना चाहता हूं कि जब आपने लिखना शुरू किया तो उस समय का जो साहित्यिक माहौल था वह कैसा था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने, और किन लोगों से प्रेरणा पाकर के आपने यह लेखन कार्य करना शुरू किया, और उस समय आपके आदर्श कौन थे? नागर जी, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। नागर जी ने कहा कि हम शुरू में तुरंत लिखना शुरू नहीं कर दिए, बल्कि सबसे पहले पढ़ना शुरू किया, इसके बाद लिखना शुरू किया। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था, जैसे सनेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज्यादा पढ़ता था। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था, अर्थात प्रिंट किया हुआ जो अक्षर था, किताबें पढ़ना यह मुझे बहुत अच्छा लगता था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह। पितामह मतलब पिताजी के दादाजी, उन्हें पितामह कहते हैं। तो एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी जो पत्रिका थी, एक सरस्वती नाम की पत्रिका और दूसरी गृहलक्ष्मी नाम की। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था, और उस समय प्रेमचंद जी भी लिख रहे थे और कौशिक जी भी लिख रहे थे। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े और शुरू में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास पढ़े थे हमने। शरद चंद्र को बाद में, और इसके बाद शरद चंद्र को पढ़ा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देसी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। नागर जी कहते हैं कि 1930 के लगभग हमने कई उपन्यास और कई विषयों पर लिखी हुई पुस्तकों को और उपन्यास को हमने पढ़ा। तिवारी जी,
क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे हैं? तिवारी जी कहते हैं कि क्या यही लेखक हैं जो आपके जीवन के आदर्श बने, जो अनुकरणीय बने आपके, जिन्हें आपने अनुकरण करके ये आगे लेखन कार्य आपने किया? नागर जी, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। कहते हैं कोई आदर्श नहीं था, केवल आनंद आता था मुझे पढ़ने में। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 से 1929 में। वे साइमन गोबैक, जो साइमन कमीशन आया हुआ था तो उसका विरोध हुआ था। ये साइमन गोबैक का नारा दिया गया था। यह 1928 में यह कमीशन आया हुआ था। तो उसी समय कहते हैं कि हमारी कविता की शुरुआत वहां से हुई। और जब विरोध किया जा रहा था साइमन कमीशन का, तो उसी समय लाठी चार्ज हुआ था। और उस लाठी चार्ज को देखकर इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कबलों कहो लाठी खाए, इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। लोगों को परेशान होते हुए, तड़पते हुए और उस लाठी की मार को यह सहते हुए देख करके हमारे मन से जो वाक्य निकला, वही हमारी कविता की शुरुआत हुई। और वह है, कबलों कहो लाठी खाए। हम लोग कब तक लाठी खाते रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? तिवारी जी, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नागर जी, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। नागर जी कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं गया राजनीति में क्योंकि हमारे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। यह अंग्रेजों की ऑफिस में काम करते थे। तो अगर हम राजनीति में जाते और उनका विरोध करते, तो शायद है कि हमारे पिताजी को नौकरी से हाथ धोना पड़ता। इसकी वजह से हम नहीं गए। लेकिन 1929 के बाद मेरी रुचि पढ़ने में भी बढ़ी और सामाजिक कार्यों में भी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। यानी पहली कहानी हमारी छापी गई 1933 में, 1933 में, जिसका नाम अपशकुन था। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों, यानी गोरखपुर मन्नन द्विवेदी भी लिख रहे थे। चंडी प्रसाद हृदयेश थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और चंडी प्रसाद हृदयेश भी लिख रहे थे जिनके लिखने का जो तरीका था, उनकी जो भाषा शैली थी, अरे उससे मुझे बहुत, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। नेक्स्ट पेज। तिवारी जी, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका, पर रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। तो तिवारी जी ने कहा कि गांधी जी के व्यक्तित्व का भी आप पर प्रभाव कुछ पड़ा था? तो उन्होंने कहा, हाँ, निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा था। और हमारे पिताजी ने सीधे तौर से आंदोलन करने से रोका था। और यही उनका रोकना हमारे लेखन कार्य के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि जब हम प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में भाग नहीं ले रहे थे, तो लेखनी के माध्यम से हम इसका विरोध कर रहे थे। तिवारी जी, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है, वह किससे प्रभावित है? नागर जी, वह तो आपने समाज से ही उभरी थी। नागर जी कहते हैं कि गरीबों के प्रति जो करुणा और दया हमारे यह लेखों में दिखाई देता है, वह ये समाज को देख करके यह हमारे अंदर उत्पन्न हुई थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। और पहली कहानी हमने जो लिखा है प्रायश्चित, वह इसका सबूत है, प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। अरे हमारे परिवार के संस्कार हमारे ऊपर बहुत पड़े हुए थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, अद्भुत, अनोखा। अरे हमारे पिताजी में एक अनोखा गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वह किसी को कहीं जरा सा भी दुख तकलीफ होता था, तुरंत वहां दौड़कर पहुंच जाते थे उसकी मदद करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि दुख में बिना बुलाए जाओ और सुख में बिना बुलाए मत जाओ। सुख में नहीं जाओगे किसी के यहाँ तो एक बार चलेगा, लेकिन दुख में हाथ बटाने के लिए जाना चाहिए। तिवारी जी, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे।
क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था, 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। तिवारी जी ने पूछा नागर जी से, क्रांतिकारी आंदोलन जो हो रहे थे उसका कुछ आप पर प्रभाव पड़ा? तो नागर जी ने कहा कि इसीलिए वही क्रांतिकारी आंदोलन जो हो रहे थे उसमें भाग लेने से हमारे पिताजी ने रोका था, और उसी समय काकोरी बम कांड हुआ था। और उसके बाद 1921 में जब पूरे देश में यह बात पता चल गई, सबको सूचना मिल गई, तो 1921 से आंदोलन और तेज हो गया। तिवारी जी, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? तिवारी जी ने पूछा कि जो सामाजिक आंदोलन हो रहे थे, जैसे उस समय राजा राम मोहन राय जी बाल विवाह उसको रोक रहे थे, तो इसका उन्होंने यह विरोध करके यह सामाजिक ये जो बुराई माना हुआ था उसका वो विरोध कर रहे थे, तो कह रहे हैं कि इसका कुछ यह आर्य समाज का असर पड़ा है आप पर? नागर जी, आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी, उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। कहते हैं थोड़े शुरुआती असर है हमारे ऊपर। और हमारे पिताजी में एक अच्छी बात ये थी कि वह कभी ये जो सामाजिक आंदोलन होते थे उसमें जाने से मुझे नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू जी से मेरी भेंट 1933 में हुई, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू से हमारी मुलाकात 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहां दाखिल था। यानी उनकी माँ बीमार थी और इलाहाबाद में मेडिकल कॉलेज में वह दाखिल थी, अर्थात एडमिट थी, और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहां पर एडमिट था। और उस समय नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था, और उनकी माँ को देखने के लिए कुछ कश्मीर की जो महिलाएं थीं वहां रहती थी अगल बगल, वही देखने के लिए आती थी, बाकी कोई नहीं आता था, क्योंकि ये क्रांतिकारी थे और लोग डरते थे कि अगर हम उनके या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के परिवार से मिलने जाएंगे या उन्हें देखने जाएंगे, हो सकता है हमें भी जेल में डाल दिया जा सकता है। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वहीं भेंट हुई, जो प्रायः होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की। रहे पंडित जी से, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से वहीं पर मुलाकात हुई। और क्योंकि वह जेल से छूटने के बाद वह अपनी माताजी से जब मिलने आए तो वहां पर हमारी उनसे मुलाकात हुई। और फिर जितने दिनों तक हमारा भाई वहां पर एडमिट था, उतने दिनों तक हम रोज जाते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू से खूब बातें करते थे, हर तरह की बातें करते थे। तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? फिर तिवारी जी ने कहा कि आपका पहला उपन्यास कौन सा है, पहला नॉवेल्स कौन सा है? नागर जी, पहला उपन्यास लिखा 1944 में, महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। अरे बंगाल गया था, वहां पर बहुत भूखमरी और अकाल के शिकार हुए लोगों को हमने देखा था। वहां से लौटकर आने के बाद हमने 1944 में महाकाल मतलब महाअकाल के नाम से हमने एक उपन्यास लिखा था, और वह 1946 में वह छपा था, अर्थात पब्लिश्ड हुआ था, प्रकाशित हुआ था। तिवारी जी, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? उन्होंने पूछा कि यही भूख नाम से भी यही प्रकाशित हुआ था क्या? नागर जी, हाँ। तिवारी जी, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? तिवारी जी ने फिर पूछा कि आप उस समय के, जब आप लिख रहे थे तो उस समय के और कौन कौन से लेखक कवि थे जिनके संपर्क में आप थे? नेक्स्ट पेज। नागर जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं? नागर जी ने कहा कि ये जिन नामों को अभी पढ़ा गया, जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी, ये सब नाम मुझे याद आते हैं, अर्थात ये संपर्क में थे। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे, और माधव शुक्ल थे वह
उनका हमारे यहाँ आना जाना होता था। वे अजान बाहु थे, अजान बाहु मतलब लंबी भुजाओं वाले, वो लंबी भुजाओं वाले थे। ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। वह ढीला ढाला और बड़ा कुर्ता पहनते थे। और उसी समय जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें डायर ने गोली चलवा दी थी, जो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बगल में है। आज भी वहां दीवार पर गोलियों के निशान जो पड़े हुए हैं, आज भी वह देखने को वहां पर मिलता है। तो वहां पर शांति की रूप से मीटिंग चल रही थी और वहां पर उसने डायर ने गोली चलवा दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग यह शहीद हो गए थे। तो वह हमेशा याद रखने के लिए वहां की मिट्टी जो खून से लथपथ हो गई थी, भीग गई थी, उसको वो हमेशा लिए रहते थे, अर्थात मन में आक्रोश बना रहे जिससे, इसलिए उस मिट्टी को रखे रहते थे। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। अरे 1931 से 37 तक हर साल कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता था और उनके गांव भी गया था। तिवारी जी, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? तिवारी जी कहते हैं जो पुराने साहित्यकार हैं उनको, उनमें से किसको आप आदर्श मानते हैं, अर्थात किसको अनुकरण करते हैं आप? नागर जी, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। तुलसीदास का रामचरितमानस जो है, उत्तर भारत में रामचरितमानस को बहुत पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि वह जैसे हमें घुट्टी, जन्म घुट्टी, बचपन में जैसे जन्म घुट्टी पिलाई जाती है बच्चों को, उसी तरह से कह रहे हैं कि जैसे हमको रामचरितमानस जन्म घुट्टी के रूप में पिलाया गया है, क्योंकि हमारे बाबा जो थे रोज रामचरितमानस हमसे पढ़वा कर सुनते थे और हमको जबरदस्ती उसमें जो संस्कृत के श्लोक हैं उसको याद करवाते थे। तिवारी जी, नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? खंजन नयन शीर्षक से जो कहते हैं तिवारी जी का आपने लिखा है, उसमें सूरदास के चमत्कारों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। क्या आपका विश्वास है कि ये जो आंख से अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता, क्या उन्हें आत्मिक आंख होती है, अर्थात वे अपने आत्मिक आंखों से देख करके क्या जो भविष्यवाणियां करते हैं वह सही होती हैं? इस पर आपका विश्वास है? नागर जी, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती हैं। नागर जी कहते हैं कि जो नेत्रहीन हो, जिनके पास नेत्र नहीं है, उनके हमने बहुत सारे चमत्कार देखे हैं और जो भविष्यवाणियां वो करते हैं वह ज्यादातर सच होते हुए हमने देखा है। वैसे भी यह ईश्वर जिनका अगर कोई अंग लेता है या उनके पास नहीं देता है, तो उसके बदले कोई न कोई उनके अंदर के दूसरे अंग को या उनकी किसी दूसरी शक्ति को वह बढ़ा देता है। आपने यह देखा होगा कि ज्यादातर अंधे जो हैं, अर्थात जो नेत्रहीन हैं, उन्हें ज्यादा कोई ऐसी समस्या नहीं होती, कहीं उनका एक्सीडेंट हो गया हो या कहीं ट्रेन से गिर गए हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वह सफेद छड़ी लेकर के बहुत संभाल करके उनको बराबर अंदाजा मिल जाता है और दूसरे लोग भी उनकी मदद करते हैं। इसकी वजह से ऐसी कोई समस्या उन्हें नहीं आती है। सूर्य पंचसती के अवसर पर काफी विवाद चला था, सूर्य जन्मान थे या नहीं। सूर्य पंचसती के अवसर पर जब क्या सम्मेलन हुआ था कवियों का, तो उस पर इस बात को लेकर के बड़ा विवाद चला था कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में हुए। सवाल यह है कि देखता कौन है, आंख या मन? आंख माध्यम है, देखने वाला मन है। कह रहे हैं सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि देखता कौन है, मन देखता है या आंख देखती है? आंख तो एक ही तरह से, रोशनी तो एक ही तरह की है, सब पर उसी तरह से पड़ती है, लेकिन देखने का काम मन करता है, वह अपनी तरह से उसको दिखवाता है। आंख तो माध्यम है और देखने का काम समझो तो मन ही करता है, क्योंकि मन ही उसको उस तरह का भाव लाता है देखने का
जिस तरह से वह चाहता है। वो मन देखता है, आंख नहीं देखती, आंख तो केवल माध्यम है। तिवारी जी, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? तिवारी जी ने पूछा कि आप लिखते जो हैं वह सार्थक है या निरर्थक है, इसकी कभी जांच की आपने? नागर जी, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। नागर जी ने कहा, हाँ, हमने बहुत सारे पत्र प्राप्त किए उन लोगों से जो लोग इसे पढ़ते हैं, उसमें क्या अच्छा है, क्या खराब है, उसकी वह आलोचना या शाबाशी लिख करके उसमें भेजते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा लेखन सार्थक है या निरर्थक है। अभी आपको यहाँ एक प्रश्न बनता है कि नागर जी के प्रिय आलोचक, तो इसमें सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं दिया गया है, इसमें यही होगा पाठकीय प्रतिक्रियाएं, पाठकों की जो प्रतिक्रिया होती है वही उनके आलोचक हैं। तिवारी जी, नागर जी, आपने भ्रमण तो काफी किया है। तिवारी जी ने पूछा कि आपने भ्रमण भ्रमण मतलब घूमना फिरना, आपने तो बहुत घूमा फिरा है। नागर जी, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का। अखंड भारतवर्ष जब भारत खंडित नहीं हुआ था, अर्थात पाकिस्तान नहीं बना था, तो कह रहे हैं कि मैंने पूरे अखंड भारतवर्ष में भ्रमण किया, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ, मैंने कैरेक्टर्स चरित्र बहुत देखे। कैरेक्टर्स चरित्र मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा या मिला उनसे, जिनसे हम बहुत कुछ सीखने को मिला और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला और उनकी साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान, उनके मन को भी पढ़ने और समझने का मुझे मौका मिला, अवसर मिला। तिवारी जी, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? नागर जी, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी उसे बहुत प्यार करता हूं, वह है राम विलास शर्मा। अरे अगर हमारे दिल से पूछें तो एक ही आदमी को मैं बहुत प्यार करता हूं और वह है रामविलास शर्मा जी। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देसी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूंगा। और प्रभात कुमार मुखोपाध्याय ने जो देसी और विलायती मतलब अपने देश की और विदेशों की जो कहानियां उन्होंने इकट्ठा करके उसका संग्रह किया है, वह मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। एक बार तो मैंने पढ़ा है, अगर फिर से मिले तो वह मैं पढ़ना चाहूंगा। बदलते हुए भारतीय समाज पेज के सुंदर चित्र हैं उसकी कहानियों में। कह रहे हैं बदलता हुआ भारत का जो समाज है, इसके बहुत अच्छे चित्र उनकी कहानियों में दिए गए हैं। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय हैं। टॉल्स्टॉय और चेखव ये दोनों विदेशी लेखक हैं। यह तीन कहते हैं कि इनकी रचनाएं जो हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तिवारी जी, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। तिवारी जी कहते हैं कि आपने बहुत सारे पत्रों को इकट्ठा करके आपने ये उसको रखा है। नागर जी, हाँ, बहुत। पत्रों का संग्रह भी काफी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जात के रीत रिवाज भी इकट्ठे किए हैं, इसके लिए घूमना बहुत पड़ा। अरे हाँ, हमने बहुत संग्रह किया है पत्रों का, लेकिन वह व्यवस्थित रूप से नहीं है और हमने प्रत्येक जात के रीत रिवाज उनके क्या हैं वह सब भी हमने इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा, बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। अरे गदर के फूल जो हमने लिखा है उसके लिए हमें बहुत, हमारी ये जो रचना है उसके लिए हमें बहुत घूमना फिरना पड़ा, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ा और उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करनी पड़ी। तिवारी जी, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। तिवारी जी ने कहा आपने जो उपन्यास लिखे हैं उसके लिए बहुत सारा परिश्रम किया है, बाहर से घूमकर जानकारी इकट्ठा की है। नागर जी, हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाच्यो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीत रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। अरे हाँ, इन सब के लिए बहुत हमें घूमना पड़ा। ये नाच्यो बहुत गोपाल इस नाम से जो हमने उपन्यास लिखा है, इसके लिए सफाई कर्मी जो साफ सफाई करने वाले हैं,
इनकी बस्तियों में जाकर के इनके रीति रिवाजों के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ा, अर्थात स्टडी करनी पड़ी। तिवारी जी, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? तिवारी जी ने कहा कि मन और प्राण जो है उसको आप अलग अलग मानते हैं या एक ही मानते हैं? नागर जी, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। कहते हैं हाँ, प्राण और मन दोनों को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि प्राण का मतलब शरीर और मन होता है, दोनों में फर्क है। क्योंकि मन बहुत तेज है, उसकी गति बहुत तेज है। हम यहाँ बैठे हैं, तुरंत कहीं के भी बारे में सोच सकते हैं, विदेशों में कहीं किसी जगह के बारे में सोच सकते हैं, वहां मन पहुंच जाता है, लेकिन शरीर वहां नहीं पहुंचेगा। शरीर को मन जब पहले पहुंच जाता है, इसके बाद फिर शरीर को वहां पर तैयारी करके लेकर के जाता है, क्योंकि शरीर ले जाने में यह सारी सुविधाएं उसके लिए जरूरत पड़ेगी। उसके लिए यात्रा करने के लिए या ट्रांसपोर्ट सुविधा भी करनी पड़ेगी, रहने के लिए वो सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सजता है। यानी मन जो है एक ऐसा निर्मल जल है, ऐसा शुद्ध जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। कहते हैं मन ही अगर पवित्र है तो अच्छे भाव उत्पन्न होंगे, और मन ही अगर गंदा है तो बुरे भाव उत्पन्न होंगे। और मन जो है ये प्राण से ही सजता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो उससे मन भी पवित्र रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तिवारी जी, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है। तिवारी जी ने कहा कि सूरदास में या नेत्रहीनों में आपने मन को ही पकड़ के रखा हुआ है। नागर जी, हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूं। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। कह रहे हाँ, सूरदास ने एक जगह खुद लिखा हुआ है कि मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। भले मुझे बाहरी आंख नहीं है, लेकिन मैं अपने आत्मिक आंख से 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। क्योंकि जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह पर केंद्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तब इंट्यूटिव आई बनाती है, अर्थात आत्मिक आंख बनाती है, जिससे उस आत्मिक आंख से सबका अनुभव कर सकते हैं। ज्यादातर इस आत्मिक आंख से ईश्वर का अनुभव किया जाता है। तिवारी जी, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। तिवारी जी ने कहा, नागर जी, आपका हमने बहुत समय लिया, और यहाँ तक कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई और स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं, फिर भी उसका भी हम लोगों ने संकोच नहीं किया। नागर जी, स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवाय और चारा क्या है। नागर जी कहते हैं स्वास्थ्य तो भी हमारा ठीक है, लेकिन जब हमारी पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो उस समय जैसे मैं हतोत्साहित हो गया था, अर्थात टूट गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब तो पत्नी भी नहीं है, तो फिर मैं अकेला क्या करूंगा, और लिखने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए मैंने फिर से लिखना शुरू कर दिया, उसमें अपना व्यस्त रहता हूँ। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, और आप लोग यही मनाइए कि हम जब तक जीवित रहें इस धरती पर तब तक लेखन कार्य करते रहें। यह उनके एक नाव के यात्री से लिया गया है। इसमें देखिए यह शब्द संसार दिया गया है। बहिष्कार करना, त्याग करना या निकाल देना, शैली, प्रणाली या रीति या तरीका, भ्रमण, घूमना फिरना, संकलन, संग्रह करना, इकट्ठा करना। नेक्स्ट पेज। इसमें देखो स्वाध्याय दिया गया है जो आपको नोटबुक में लिखना है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। अमृतलाल नागर जी के साहित्य सृजन में सहायक लेखक कौन कौन से लेखक सहायक थे? इसमें इसका उत्तर होगा स्नेही जी, और दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय। पत्रिकाएं हैं सरस्वती और गृहलक्ष्मी, जो उनके पितामह मंगाया करते थे। और कोष्ठक में दी गई नागर जी की साहित्यिक कृतियों का वर्गीकरण कीजिए। कमलों कहों लाठी खाए, अंजन नयन, अपशकुन, नाच्यो बहुत गोपाल, महाकाल,
प्रायश्चित गदर के फूल। इसमें कबलो कहो लाठी खाए, यह कविता है, कविता वाले बॉक्स में रहेगा। खंजन नयन, यह उपन्यास है। अपशकुन, ये कहानी है। नाचियो बहुत गोपाल, यह उपन्यास है। महाकाल, यह उपन्यास है। प्रायश्चित कहानी है। गदर के फूल, ये अन्य में जाएगा। कृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के समकालीन साहित्यकार, नागर जी के समकालीन साहित्यकार थे। वैसे उसमें जहां पर सभी कवियों और लेखकों का नाम आया है वहां से आप किसी चार को लिख सकते हैं। जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर एक बॉक्स में, दूसरे में प्रेमचंद जी, तीसरे में शरद चंद्र जी और चौथे में माधव शुक्ल। लिखिए कार्य, आलोचक, रचनाकार। आलोचक, समीक्षा करना। रचनाकार, रचना करना। नागर जी के प्रिय हिंदी लेखक टॉल्स्टॉय और चेखव जी, और बाकी जो बचे हुए वो सरल हैं, आपको पढ़ाया गया। आप उससे इसका आंसर खुद लिखें और आगे का जो व्याकरण है वह सब आपको पढ़ाया गया है। इसका उत्तर आप खुद से अपनी पुस्तक में लिखें। यह जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, यह पाठ आपका समाप्त हो गया। इसे आप लोग अपने हिंदी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा। धन्यवाद। आप लोग अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी शुभकामना के साथ ये हिंदी ताश क्या ही समाप्त होती है। नमस्कार।